नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस हफ़्ते में जो एक बड़ा फ़ैसला आया वो 9 मई के हवाले से जो सज़ाएँ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं को, और उसके बाद फिर शिबली फराज साहब ने चीफ़ जस्टिस को ख़त भी लिखा है और 9 मई के मुकदमात की जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, और जो कम से कम सज़ा है वो एक साहब हैं जिनको 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। और बड़ी तादाद में ये लोग थे, एक तवील अरसे तक इसका ट्रायल रहा और उसके बाद बिलाखिर ये फ़ैसला आया। हुकूमत का मौक़िफ़ इस सारे मामले में ये है कि जो इंसाफ है उसका बोलबाला हुआ है और ये फ़ैसले बिल्कुल दुरुस्त हैं, और जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को किया था वो दुश्मन भी उस तरह का कोई काम नहीं कर सका, लिहाजा ये सज़ाएँ बिल्कुल दुरुस्त है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात इस सारे मामले पर रखती है। उसके साथ साथ चंद दिन बाद 5 अगस्त को बानी PTI की कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। 5 अगस्त की एक कॉल भी दी हुई है उन्होंने एहतजाज की, और उस पर अब सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं मुल्क की एक तहरीक हम चलाएंगे, लेकिन अब तक भी कोई प्लानिंग, बुनियादी तौर पर तो ये तहरीक का अरूज होना था जो 5 अगस्त को हमने देखना था, लेकिन किसी किस्म की कोई तहरीक उसका आगाज़ नहीं हुआ। और मुख्तलिफ़ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं जिसमें कहीं पर CM KP के, कहीं पर किसी और का नाम लिया जाता है कि वो तमाम तर लोग हैं जो बानी PTI की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, और बहुत सारे लोग शायद नहीं चाहते उस तरह से एहतजाज करना, या वो इवन जो बयानिया बानी PTI खुद रखते हैं उससे पार्टी में मौजूद होकर, पार्टी के ओहदों पर होकर उस बयानिए से मुत्तफ़िक नहीं है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में एक तो हम इस मामले पर बात करें क्योंकि एक बड़ा मामला था इस रवां हफ्ते में। इसके साथ साथ जो एक और बड़ी डेवलपमेंट वो डोनाल्ड ट्रंप का कल का ट्वीट है, या कह लीजिए कि पाकिस्तान के साथ एक जो तारीख़ी तिजारती डील की हम बात कर रहे हैं जिसको एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, और उसमें जो टैरिफ पाकिस्तान पर आयद किया है वो 19% का टैरिफ है, भारत पर 25% का टैरिफ है। और इसके साथ साथ जो मिलकर बहुत सारे मंसूबों पर काम करने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, इस पर कहीं ना कहीं छोटे मोटे तहफ़्फ़ुज़ात भी आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसको बड़ा खुशाइंद और पॉजिटिव करार दे रहे हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है, और अब पाकिस्तान जो है वो मिलकर बहुत सारी चीज़ों में पेशरफ्त करेगा। न सिर्फ ये बल्कि एक तरफ इस कामयाबी का जिक्र है, बल्कि उसके साथ साथ चीन जो कि पाकिस्तान का दोस्त है, और उसके हवाले से भी हम देख रहे हैं फील्ड मार्शल ने आज भी स्टेटमेंट दिया, चीज़ें सामने आ रही हैं। तो हम इस वक्त पाकिस्तान की ये कोशिश है कि एक गहरी दोस्ती पाकिस्तान की चीन के साथ रहे, लेकिन एक अलाइंस उसका अमेरिका के साथ भी रहे, और बहुत सारी चीज़ों में शराकतदारी हो, और एक ट्रेड बढ़े पाकिस्तान की अमेरिका के साथ, और मुख्तलिफ मनसूबों में पेशरफ्त हो। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में इस मामले पर भी हम आगे चलकर बात करें। प्रोग्राम इस वक्त स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, सीनियर कानूनदान हैं, बाहर कानून है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मोहसिन बेग साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ 9 मई के मामले पर करते हुए, ये सज़ाएँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग थे और एक तवील अरसे से ये केसेस पेंडिंग थे। ओवरऑल कैसे देखते हैं, जिस तरह से हुकूमती मौक़िफ़ है कि इंसाफ का बोलबाला हुआ, यही आपका मौक़िफ़ भी होगा, फिर इतनी ताख़ीर क्यों थी इस सारे मामले में, और अब तहफ़्फ़ुज़ात क्यों कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस फ़ैसले पर और तमाम तर चीज़ों पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, आपका शुक्रिया। मैं इन चीज़ों को जो है वो 3 मुख्तलिफ़ एंगल से या मुख्तलिफ़ जो मैं ज़ाविये है मैं उस पर आपसे बात करूँगा। नंबर 1 इसका ये है कि क्या 9 मई को जो हुआ, जो पाकिस्तान के अंदर अनप्रेसिडेंटेड हुआ, या जिस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं, या पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऑफिसेज़ हैं, या पब्लिक ऑफिसेज़ के ऊपर जाके जिस तरह धावा बोला गया, उन्हें डैमेज किया गया, जो हमारे शोहदा हैं उनके मॉन्यूमेंट्स को जिस तरह डिसरिस्पेक्ट किया गया, और उसके बाद जो है उसकी एक ख़ुद एक सेल्फ जनरेटेड एविडेंस भी जो है उसको सोशल मीडिया पे लेके आया गया, उसको आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी लेके आए, और उसके अंदर ये कहा गया कि ये हमारा राइट है कि पब्लिक पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी तौर पे किसी जगह भी जा सकती है, और ये हमने जो किया है अपना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके मुताबिक किया है। और उसके बाद इस सारे को एक पॉलिटिकल कवर देने की कोशिश की गई, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये है कि जिन जगहों पे ये सारा इंसिडेंट्स हुआ, और ये सारे का सारा अगर आपको नज़र आए तो 12 साढ़े 12 से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक ये इसका आपको नज़र आएगा, और पूरे मुल्क के अंदर कहीं पिंडी है, कहीं लाहौर है, कहीं पेशावर है, कहीं फैसलाबाद है, कहीं उसके बाद आपको मर्दान नज़र आएगा, सरगोदा नज़र आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थीं वो कंकॉक्टेड प्लान थीं,
इंस्टिगेशन थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उसके अंदर शामिल थी, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो आपको 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर नज़र आई। फिर इस सारा जो एक क्राइम था उसको कवर अप करने के लिए जो है फिर मिलिट्री कोर्ट्स के पीछे चले गए कि नहीं जी इंसाफ जो है वो तो होता नहीं है, इसको आप रेगुलर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर लेके आएँ। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनप्रेसिडेंटेडली जो है मिलिट्री लॉज को जो अल्ट्रा वायरस किया, जो अपनी ही जूरिस्प्रूडेंस 50 साल से थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका रिवर्स किया। अब ये है कि अरसलान 2.25 साल जो हैं इस सारे प्रोसेस को हुए हैं, और दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस तरह की मैस मोबिलाइजेशन करके आप राइट्स के कन्वर्ट करें और उसके बाद ये है कि आप 2.25 साल बैठे रहें। इसका रियासत इसकी मुद्दई है और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो उसकी विक्टिम बनी हुई है, और आप इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आप लैप्सेस देखें। अब जिस लॉ के नीचे ये आया उसके अंदर आपका एंटी टेररिज्म एक्ट है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर आपका ट्रायल होना चाहिए अगर किसी एक्यूज़ का चलान है, डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट का जो फैसला जो है अपील में आना चाहिए। लेकिन इसको जिस नैरेटिव में लेके जाके फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी 120 दिन की। अब उस सारे प्रोसेस के अंदर जो है राइट ऑफ एक्यूज़ भी अवेलेबल था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी किया गया, हेस्ट भी नहीं किया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा मौका दिया गया, डिफेंस कहा गया कि आपने अगर लेके आना है, और अल्टीमेटली जिन सेक्शंस के ऊपर चार्ज किया गया वो थे आपके सेक्शन 7 था, उसके बाद सेक्शन 34 या सेक्शन 149 है कि जिसके अंदर ये है कि दोनों तरह की कैटेगरी है। एक वो हैं जो मौजूद थे और दूसरा ये था कि जो उस कॉन्स्पिरेसी या प्लानर्स के अंदर थे। और हमारे सामने ये एग्जांपल्स जो है आपको जब कैपिटल हिल के अंदर भी आया तो जो लोग मौजूद थे उन्हें भी सजाएं हुई और 45 साल की सजाएं, और जो प्लानर्स थे उसके अंदर भी आया। तो अरसलान ये जो अब सारी चीज़ को कहा जा रहा है वो एक सिर्फ पॉलिटिकल कवर अप करके इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन करके एक जो ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूव थी जिससे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया गया और उनके अंदर म्यूटिनी या एक डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई या एक लॉ एंड ऑर्डर को एक्सट्रीम तक लेके अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए ले गया, वही प्रैक्टिस आपको अभी तक नज़र आ रही है कि इस सारे प्रोसेस को जो जुडिशल प्रोसेस है उससे टारगेट किया गया। और उस टारगेट करने के अंदर अचीवमेंट ये है कि जो असल जो काम हुआ है 9 मई का या उसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं उसको एक आप साइड पे रहने दें और उसके बाद अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करें। तो मैं ये समझता हूँ ये जो सज़ाएं आई हैं इनमें जो 3 जगह आई हैं, नहीं अरसलान इसमें नहीं है, इसमें यह है कि जहाँ जहाँ चीज़ें आई हैं आपने कुछ जगह आपने एक्विटल देखी है, किसी जगह आपने कन्विक्शन देखी है, किसी जगह आपने सज़ा को कम देखा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है फॉलो नहीं है। हाँ, अगर इस जजमेंट्स के अंदर लूप होल्स हैं, आपकी हाई कोर्ट्स अवेलेबल है, वहां पे जाएं। कई दफ़ा फैसले अप होल्ड होते हैं, कई दफ़ा रिटर्न होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जुडिशियल सिस्टम को जो टारगेट करके एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल है ना वो जस्टिफाइड है ना उसकी जो है कानून के अंदर गुंजाइश है। राइट सर, पॉइंट आ गया। मोहसिन बेग साहब की जानिब में बढ़ूंगा। बेग साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? वक्त लगा, ताख़ीर हुई, लेकिन बिल आखिर फैसला आया। और जिस तरह हाफिज़ साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही फैसला दे दिया गया, एक्विटल्स भी हुए हैं इस सारे मामले में, सज़ाएँ कम ज़्यादा भी हैं। एक वाकई आप इत्तफाक करेंगे कि निज़ाम इंसाफ की ये जीत है जिस तरह हुकूमत इसे करार दे रही? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। बेसिकली मैं ये तो हाफिज साहब ने तो लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि किस तरीके से हुआ, लेकिन मैं आपको सिंपल एज ए जर्नलिस्ट बताना चाहता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री उठा लें तो कोई पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स ज़रूर करती है लेकिन वो इनकलाब की बात नहीं करती। वो रियासत के खिलाफ इनकलाब नहीं लाती है, रियासती अदारों के खिलाफ इनकलाब नहीं लाती। और जो इनकलाब का विक्टोरियस होता है वो तो सल्तनत पे बैठता है और जो इनकलाब नाकाम होता है उसका सर जाता है। ये हिस्ट्री है। तो इन्होंने सियासत नहीं की, इन्होंने रियासत और रियासत के खिलाफ बगावत की। और वो जिस तरीके से हुई वो लंबी डिटेल है, अभी भी आपके शो में भी इन्होंने बता दिया कि किस तरीके से प्री प्लान 9 मई को ही प्लान नहीं किया गया। ये बहुत अरसे से इसकी तैयारी कर रहे थे और ये मुख्तलिफ जगह पे आप इनकी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और बच्चों को जो ये प्रवोक कर रहे थे रियासती अदारों के खिलाफ, वो बहुत अरसे से था। हाँ, 9 मई शायद पहले आ गया और 9 मई ये काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए, सिर्फ पब्लिक ज़रा कम निकली, वरना
آپ 2 سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ اگر 9 مئی ان کی جو پلان تھا وہ کامیاب ہوتا تو آج آپ کا ملک کہاں ہوتا اور اس ملک کی حالت کیا ہوتی. تو اس میں تو ضرور جیسے انہوں نے کہا کہ لا، کیونکہ ہمارے ہاں اس میں بہت ساری جوڈیشری میں ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو اتنا پرولونگ کیا گیا. ادروائز تو آپ کسی بھی مہذب ملک کو دیکھ لیں، وہ 24/7 اپنی عدالتیں لگا کے کوئک سروس فیصلے دیتے ہیں، اور ایسے کیسز میں تو معافی ہے ہی نہیں، تاکہ ان کو ایگزامپل بنایا جائے اور آئندہ کوئی یہ کام نہ کر سکے. جو دشمن نے نہیں کیا وہ انہوں نے کیا، اور اس کو آپ سیاسی رنگ دیں. آپ ہی کل بھی دیکھ لیجئے، یہ سیاست کی بات کر رہے تھے، بھئی آپ نے تو سیاست کی نہیں، آپ نے تو انقلاب لایا، آپ نے بغاوت کی. لہٰذا سیاست کرنا تو کوئی اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. آپ 100 بار کیجئے، آپ پارلیمان میں ہیں، آپ نے الیکشن لڑا. حالانکہ یہ عدالتی فیصلے پہلے آتے تو یہ جو میس کریٹ ہوا ہے ڈی سیٹ کرنے کا، یہ الیکشن نہ لڑ سکتے لوگ. ان کا فیصلہ پہلے آتا اور یہ الیکشن کا پروسیس ذرا بہتر ہو جاتا. اب یہ سارے جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہوں گے، الیکشن دوبارہ سے ہوں گے. تو ہمارے ملک میں تھوڑی سی اس جنگ کے بعد جو انڈیا پاکستان کے درمیان ہوئی، تھوڑی سی سٹیبلٹی آئی، تھوڑا سا پاکستان کا وقار بہتر ہوا، تھوڑا سا انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کی پوزیشننگ بہتر کی. ادروائز ہمیں تو ایک فیل سٹیٹ کہا جا رہا تھا. تو ایسے میں سٹیبلٹی بھی آئی، تھوڑا سا ہمارا جو بزنس ہے، اکانومی ہے، اس کے اوپر بھی کچھ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید اللہ تعالیٰ کو بہتری لا دے. اب ایسے میں دوبارہ کوئی ڈی پولیٹیسائز کر کے یا ڈی سٹیبلائز کر کے پالیٹکس کے ذریعے پھر اس ملک کو پیچھے لے جایا جائے، جو کہ انٹرنیشنل اور ان یوتھیوں کا ایک ایجنڈا تھا. تو ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلے ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ چلو جو پکڑے گئے یا جن کو ان کے لیے بھی برا تھا، یا جو حوالات میں یا جیل میں تھے، انصاف تو فوری ہونا چاہیے. اور اس میں ایویڈنس تو ان لوگوں نے خود ایویڈنس اپنی جو ہے سوشل میڈیا پہ اور ساری جگہ خود ڈالی ہوئی ہے. اب یہ کہ بٹ ادھر تھا ادھر تھا، لیکن میں کل بھی یہی کہہ رہا تھا، حافظ صاحب نے تو خیر یہ قانونی پوائنٹ آف ویو سے کوئی بہتر ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ کہتے جی ہم تو فیصل آباد میں تھے ہی نہیں. بھائی آپ کی سپیچز، آپ کے میسیجز، آپ کی کانسپریسی تو وہاں فیصل آباد، ملتان، میاں والی سب جگہ تھی. اور وہ آڈیو آپ نے سنی ہوگی جس میں کہا کہ بھئی آپ کو اپنے اپنے ٹارگٹ بتا دیے، آپ نے ان ٹارگٹس پہ جانا ہے. تو وہ ٹارگٹ کس نے نشاندہی کی ہوئی تھی پہلے سے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کسی کمشنر کے دفتر پہ گئے یا چیف منسٹر کے یا ایون چیف جسٹس کے عدالت کے باہر جانا چاہیے تھا. یہ صرف ملٹری انسٹالیشنز پہ اس لیے گئے کہ وہ انٹرنیشنل کانسپریسی تھی. تو بیسیکلی اس میں بیگ صاحب کوئی ظاہر اب دوسری رائے نہیں ہے کہ اٹ واز پری پلانڈ. یہ ساری چیزیں بالکل اسی طرح تھیں. میں ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سارے معاملے کو، کیا رائے رکھتے ہیں؟ بے شک تاخیر ہے جو بھی ہے، لیکن یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بیگ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ الیکشن سے ہی پہلے ہو جاتے یہ فیصلے تو یہ ساری صورتحال نہ پیدا ہوتی. آپ کی کیا رائے ہے؟ جی شکریہ اسلان، یہ بالکل درست کہا بیگ صاحب نے، اور دنیا بھر میں روایت بھی یہی ہے کہ ایسے فیصلوں میں تاخیر نہیں کی جاتی. لیکن اگر ہم پاکستان کے سینیریو میں دیکھیں، میں غور کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی تردید یا کہ مخالفت کرنا مقصود نہیں ہے. میرا ایک پوائنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا بھی ہو کہ یہ اتنی بڑے مقدمات، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح سے پاکستان کے ڈیفنس کو اندر سے حملہ کیا گیا. اور ایک اخبار ہے لاہور سے شائع ہونے والا، جن کا ٹیلی ویژن بھی ہے اور جو مسلسل پروموٹ کرتا رہا اس طرز عمل کو، اس میں ایک کالم شائع ہوا جس میں یہ کہا گیا، میں تائید کر رہا ہوں محسن بیگ صاحب کی بات کی، جس میں یہ کہا گیا ان حملوں کے بارے میں کہ عوام انقلاب لے آئے ہیں، اب ریاست اور ریاستی اداروں کا فرض ہے کہ وہ ان کے سامنے سر جھکا دیں. تو یہ بالکل ایک سازش بھی تھی، ایک بغاوت بھی تھی، سب کچھ تھا. لیکن اس میں جو تاخیر ہوئی، میرا خیال یہ ہے کہ شاید موقع دیا گیا ریاست نے اپنے ہی لوگوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے جو حملہ آور ہوئے ریاست پر، کہ اگر انہیں غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ تائب ہو جائیں، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں اور ریاست سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. 2 سال تک اس کا ٹھیک ہے ڈاکٹر انتظار کیا گیا. صاحب، قطع کلامی کی معذرت، بریک کی جانے مجھے بڑھنا ہے، بریک سے واپس آؤں گا تو آپ یہیں سے بات
کا آغاز कीजिएगा। नाज़रीन साथ रहिए। वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, कुछ फरमा रहे थे आप कि मौका इनको मिला कि जी, मैं इस्लाह करें गुजारिश अपनी। ये कर रहा था कि 2 साल तक इंतजार किया गया कि अपनी गलती को रियलाइज करें और रियासत के सामने सजदा रेज हो जाएं, रियासत से माजरत करें, माफ़ी करें और रियासत से वफादारी का ऐलान करें। 2 साल तक जब इस सियासी जमात को ये एहसास नहीं हुआ तो बिल आखिर रियासत के पास कोई और चाराकार नहीं था कि वो फैसले कर दे, और वो रियासत ने ये फैसले कर दिए हैं। तो एक पहलू इसका ये है। जी। दूसरा पहलू जो पीटीआई का मामला है वो बड़ा अजीबो गरीब है। मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले लोग आज इस पैनल में हमारी खुशकिस्मती है कि मौजूद हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही बानी पीटीआई इक़्तिदार में आए तो उनका जो पहला कुल्हाड़ा था वो रियासत के वसाइल पर और रियासत की मईशत पे उन्होंने चलाया, और खुद उनका एक मुआशी मुशीर था, स्टेट बैंक का गवर्नर भी रह चुका है वो, उसका एक स्टेटमेंट है। उसने कहा कि आईएमएफ के पास जाने में जितनी ताख़ीर इसने कर दी है, अब इसके बाद रियासत की मईशत के संभलने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। तो इतने सोचे समझे तरीके से मईशत को क्यों तबाह किया जा रहा था? आप देखें कि मईशत एक तरफ तबाह हो रही है, दूसरी तरफ टेररिस्ट ला के बिठाए जा रहे हैं पाटा, साबिक पाटा के इलाकों में, और जो मुसलसल दहशतगर्दी में मसरूफ थे, यहाँ तक कि रियासत को भी वो दहशतगर्दी, यानी सूबाई हुकूमत को भी दहशतगर्दी का निशाना बना रहे थे। तो ऐन उस मरहले पर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता और इधर से दहशतगर्द चढ़ दौड़ते और इस्लामाबाद तक आ जाते तो क्या होता? 2 चीज़ें लिपट जाती, एक पाकिस्तान का आइन लिपट जाता और दूसरे पाकिस्तान के दिफाई असासे, मेरी मुराद एटमी असासों से है, वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए दुनिया आती और कहती कि ये डिस्टेबलाइज रियासत है, ये एटमी असासे रखने की अहलियत नहीं रखते, और वो उठा के ले जाते। तो मुल्क को इस डॉक्टर तरफ साहब ले क्विकली जाया ज़रा जा मुझे रहा था। 5 अगस्त पे भी जब एक जुमला अपने- कह दें, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। 5 अगस्त मुल्क की तहरीक उसका ये पीक हो जाएगी 5 अगस्त को, यकम अगस्त हो गई है, 4 दिन की और बात है। क्या मोमेंटम देख रहे हैं आप? कहीं कुछ नज़र आ रहा है आपको? मुझे तो सच कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। मुमकिन है कि कोई इन्होंने इसी तरह का 9 मई जैसा कोई प्लान कर रखा हो दुनिया को अचानक हैरान करने के लिए, तो इसके सिवा तो कोई मोमेंटम नज़र नहीं आता। लेकिन मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूँ कि दरअसल मुसलसल ये मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के हुकूमत के में थे तो गैर मुस्तहकम कर रहे थे, हुकूमत से निकले तो गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, और इस वक्त जब बेबस हो गए तो इस वक्त भी उनकी कोशिश यही है। और इस वक्त ये जिस किस्म की तहरीकात चलाने की बात करते हैं, राइट। वो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के बिल्कुल सही सर, पॉइंट आ गया। अब ज़रा ये एक तस्वीर का रुख था जी जिसकी हमने बात की, तो फैसले आ जाए हैं। ये वाक़यात जो हैं 2 साल कबल हुए थे, और उसके बाद एक तस्वीर वो है जिस पे अभी हम बात करने जा रहे हैं। उस वक़्त जब लग रहा था कि बहुत कियास है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, सारे मामलात हैं, मईशत बहुत बुरी हालत में थी, और आज हम ये सुनते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ जो है वो तारीख़ी तिजारती डील करने जा रहा है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए कि भारत उसका एक ख़ास साथी रहा है, लेकिन उसके लिए मामलात मुश्किल कर रहा है, पाकिस्तान के लिए चीज़ें आसान कर रहा है, और पॉजिटिव बातें सामने आ रही हैं। कितनी बड़ी कामयाबी है ये हाफिज़ साहब? इस पर क्या आपकी राय होगी कि हम अब एक बेहतर सिमत की जानिब ज़रूर गामज़न है? मैं ये नहीं कहूँगा कि मंजिल हमें मिल गई है, सिमत कम अज़ कम हमारी एक बेहतर हुई है, वक़ार हमारा बुलंद हुआ। देखें अरसलान, जब से ये आपके सामने पहलगाम का इंसिडेंट आया है और उसके बाद 10 मई को जो है वो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, चाहे आपकी नेवी है या एयर फोर्स है या पाकिस्तान की फ़ौज है, उन सारों ने जो रिस्पॉन्स करके एक पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज किया है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है कि जो कन्वेंशनल वॉर के अंदर भी अपने से कई गुना बड़ा मुल्क जो है उसको डिफ़ीट भी कर सकता है, ना सिर्फ डिफ़ीट कर सकता है बल्कि उसे उस डिफेंसिव फुटिंग पे लेके जा सकता है कि जिसके अंदर अमेरिका जैसा मुल्क जो है, जो पहले 5-7 दिन पहले अगर आपने देखा हो तो वो इंटरवेंशन की तरफ नहीं आ रहा था, और फिर उन्होंने इंटरवेंशन की और हमने उनकी इंटरवेंशन को जो है वो कहा कि ठीक है हम इसको सीज़ फायर के अंदर जाते हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल और ये सारे जो एरियाज़ हैं उनके अंदर जो है एक ग्राफ भी बढ़ा है और एक क्रेडिबिलिटी भी उसके अंदर आई है, और उसी क्रेडिबिलिटी का जो एक्सप्रेशन है वो आपके दुनिया के बड़े बड़े जो कैपिटल्स हैं उनमें नज़र आता है, और उनमें सबसे बड़ा जो है वो आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट का नज़र आता है। और इसी तरह जो इंडिया है जिसने खुद अमेरिका को अप्रोच किया और उसके बाद इस सीज़ फायर के अंदर गया
اور وہ ایک اور نیریٹو کے اندر آ رہا ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ چیزیں جو امبیلنس ہوئی ہیں اس کے اندر جو ان ساری سچویشن ہے اس کے اندر پاکستان کی ایک سپیس بنی ہے. اور اسی سپیس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کئی موقع پہ ایسے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈلی جو ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو بلایا گیا ہے, انہیں لنچ پہ بلایا گیا ہے, ان سے بات کی گئی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس ٹیرف کے اوپر آپ دیکھ لیں, حالانکہ ہماری اور امریکہ کی جو ہے اتنی لمبی چوڑی ٹریڈ نہیں ہے, کچھ 4.5 بلین ڈالر جو ہے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ 2-2.5 بلین ڈالر جو ہم امپورٹس کرتے ہیں. بٹ اس کا امپیکٹ یہ آیا ہے کہ جو پاکستان کو ایک آئسولیشنز کے اندر رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی, یا انڈین جو سپانسرڈ ایک میڈیا یا انڈین سپانسرڈ ایک لابی جو تھی جو پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر کام کر رہی تھی, اب وہ بیک فٹ کے اندر آ گئی. اور اس بیک فٹ کے آنے سے جو ہے وہ یہ ہوا یہ ہے کہ اب آپ کو جو ہے یورپی یونین کے اندر بھی اس طرح کی کنفرنٹیشن نہیں مل رہی. آپ کو جو ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو انڈیا کا ایک بڑا سٹرونگ انفلوئنس تھا اس کے اندر بھی آپ کو ریٹریول نظر آ رہی ہے. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو یہ جو ڈیل آئی ہے اس کے میں سمجھتا ہوں, اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی آج لکھا ہے, اس کے ہمیں 4 فائدے آئے ہیں. ایک اس کا فائدہ یہ آیا ہے کہ ہمارا ٹریڈ لیول کے اندر ایک انٹرنیشنل سٹیچر بنا ہے کہ ہم دنیا سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے لیے اپنی مارکیٹس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں, اور اس اوپن کرنے کے اندر ہمارے جو اپنے ٹریڈ بیریئرز ہیں ہم ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. دوسرا اس چیز کے اندر یہ آیا ہے کہ اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ کے ملک کے اندر ایک بڑا ملک جو ہے جب اس طرح کی وہ چیز آئے گا تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دوسرے پہ آئے گا. تیسرا, ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کی ہے گورننس کے اندر کہ جی آپ اپنی انڈسٹری کو بہتر کریں, نہ کہ آپ اس کے اوپر ایکسٹرا جو ہے پروٹیکشن لگا کے, یعنی کہ باہر کے ممالک سے جو چیزیں آئیں ان کو ہائی ٹیرفس کے اندر رکھ کے کتنی کو دیر تک ہم اپنی لوکل انڈسٹری جو ہے اس کو اسی طرح پروٹیکٹ کرتے رہیں گے. اور چوتھی چیز میں سمجھتا ہوں کہ جیو پالیٹکس کے اندر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ آیا ہے کہ ایک طرف چائنا جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ آئرن بردر اور اس لیول پہ چیزیں چلی گئی ہیں, اور دوسری طرف امریکہ بھی کانفیڈنس جو ہے یا امریکن سٹیٹمنٹس بھی ڈپلومیٹیکلی آ رہی ہیں. تو ان ساری سچویشنز کے اندر جو ہے پاکستان کی ایک ون ون کی سچویشن ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو آگے اصل کام جو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گورننس کو بہتر کرنی چاہیے, ہمیں اپنے جسٹس سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے, ہمیں ان بیوروکریٹک جو کلچز ہیں ان سے نکلنا چاہیے, ٹرانسپیرنسی کی طرف نکلنا چاہیے, رول آف لاء کی طرف نکلنا چاہیے, اور ایک ایسی لیجسلیٹیو یا انوائرمنٹ کرنا چاہیے کہ جس کے اندر اس ملک کے اندر بزنس بھی آئے, اپرچونٹیز بھی آئے, روزگار بھی اس ملک کے اندر آئے. اور وہ بنیادی رسپانسبلٹی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری پروونسز کی بھی ہے, چونکہ میجر چنک جو ساری چیزیں ہیں وہ پروونسز کے اندر ہیں. اگر یہ سارے اکٹھے نہیں ہوں گے تو ملک آگے نہیں جائے گا. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے ایک اچھی نیوز آئی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے, اور انڈیا کے اندر جب انہوں نے 25% ڈیل نہیں آئی تو ان کی سٹاک مارکیٹ جو کریش جا رہی ہے. تو انٹرنیشنلی اور لوکلی اور ریجنلی ایک اچھا ایفیکٹ ہے اس کا. بالکل جی, ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے. بگ صاحب اب ایک بڑا چیلنج یہ رہے گا کہ پاکستان چونکہ اتحادی چین کے ساتھ ہے, دوستی چین کے ساتھ ہے, ہمسایہ ملک ہے, اور جو وقار بلند ہوا ہے اس میں بھی بڑا کردار چین کا یقیناً ہے. اور ایک معاملہ رہتا ہے کہ آپ کس طرف جائیں گے, امریکی طرف جائیں گے یا چین کی طرف جائیں گے. اب آج بھی فیلڈ مارشل چین کے حوالے سے بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان چین کی افواج حقیقی معنوں میں برادر فوجیں ہیں. یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ٹرکی رہے گا اس وقت بیلنس مینٹین کرنا, یا کوئی فرق نہیں رہے گا؟ جو چین سے ہماری دوستی ہے وہ اور سطح کی ہے, اور یہ جو تجارتی ڈیل ہوگی یہ مختلف ہوگی. ویلکم بیک. جی بیگ صاحب بتائیے گا سر, اب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے اسلام بیسیکلی بہت عرصہ پہلے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے پاکستان میں جو تھنک ٹینک ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا بٹوین واشنگٹن اینڈ بیجنگ کہ ہمیں زیادہ اپنے ریلیشن بڑھانے چاہیے. تو چین اور بیجنگ کا سلیکشن کیا گیا پاکستان میں. واشنگٹن جو ہے وہ مختلف ادوار میں ہمارے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں رہا, اور پچھلے ادوار میں انہوں نے انڈیا کو ایک چائنا کے مقابلے میں اتنی اہمیت دی اور اسے پاورفل کرنا, چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی, اور پاکستان کو انڈیا نے ایک تھریٹ دینی شروع کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے جو ہیں ڈیفنس کے جو پرچیز ہے وہ بہت بڑھائی اور آرسنل بہت لیے. لیکن اس صورت میں ابھی جو ہمارا جو انڈیا پاکستان میں ماشاءاللہ جو کامیابی ملی اس کے بعد چائنا کے ساتھ تو بہت ہی
डीप रिलेशनशिप हैं, लेकिन अमेरिका को ये एहसास हुआ कि शायद पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल जो हमारी पोजीशनिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी इत्तेहाद के लिए, तो वो चाहते हैं कि हमारे वाशिंगटन के साथ भी रिलेशनशिप बेहतर हो। पर ये बात उन्होंने जब ट्रंप ने हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनके साथ लंच पे भी की, और हमारा अब ये काम है कि हम दोनों जगह पे बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान एक बहुत ही बैलेंस हमें रिलेशनशिप रखने हैं, और इसको किसी भी सूरत डिरेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका एनिमी है उसकी हालत अच्छी नहीं है। वो चाहेंगे, उनकी लॉबी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने पहले भी हमें लॉबिंग करके बहुत जो है वो पीछे धकेल दिया था। अल्लाह ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि जो कौमें जंग जीतती हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं, और जो कौमें जंग हारती हैं उनके लिए लिमिटेशंस, जैसे आपने जर्मनी जापान को देखा। तो ऐसी सूरत में हमें बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ना है, और हमें ऐसी डिप्लोमेसी करनी है जिससे मुल्क और कौम का फ़ायदा हो, और आपके रिलेशनशिप माशाल्लाह इस पोजीशन में है। ईरान की वॉर में भी आपने बहुत बैलेंस किया, जिसको सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। इवन वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब से ये सवाल भी किए गए और उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, दोनों चाइना के बारे में और ईरान के बारे में भी। और इसी तरह हमें चाहिए कि इस रीजन में हम अपने जितने भी चाइना है, ईरान है, बाकी नेबरिंग छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप अभी बने हैं, इंडिया के खराब हुए हैं, हमें उनसे फ़ायदा लेना है, हमें अपनी ट्रेड बेहतर करनी है, हमें अपने जो रिलेशनशिप है इंटरनेशनली उनको और ज़्यादा मजबूत करना है। बिल्कुल जी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी और वी शुड मटीरियलाइज इट। गलती की गुंजाइश हमारे पास नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब कितना ये आसान रहेगा साइमल्टेनियसली कि आप बैलेंस करें और कंप्लीट बैलेंस करें चीन को और अमेरिका को। ये माजी में हमारी अनफॉर्चुनेटली रिवायत नहीं रही है, हम किसी तरफ ज़्यादा बह जाते हैं या किसी के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। ये इम्तिहान कितना मुश्किल है और किस पे किस हद तक कामयाब हो सकेंगे हम? इम्तिहान देखिए अरसलान, ये इस इम्तिहान में तो इंडिया नाकाम हुआ है। उसने अपने आप को, जब जैसे अभी कहा गया कि इंडिया को अहमियत देनी शुरू की चाइना के मुकाबले में, तो उसने समझा कि वो तो अमेरिका बन गया है और वो दुनिया को बुलडोज कर देगा। और फिर उसने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दहशत गर्दी की, कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, हमारे यहाँ पे वो कर ही रहा था। तो वो इतना गैर मोहतात हो गया कि अमेरिका ने ये महसूस किया कि वो उनके डॉलर को तबाह करने की तहरीक में शामिल हो गया है, लिहाजा वो नतीजा भुगत रहा है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने कोई गैर मुतवाज़न तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया। ये बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे कि हमने तय किया था, अभी जिक्र भी हुआ कि हमने तय किया था कि हम चीन के कैंप में रहेंगे, लेकिन चीन के कैंप में रहने के बावजूद पाकिस्तान ने तवाज़ुन इख्तियार किया, और ख़ास तौर पर इजराइल और ईरान की जो जंग है उसमें जो किरदार अदा किया, उस पर ईरान भी हमसे खुश है और अमेरिका भी। अमेरिका समझता है कि हमने बहुत ही सेहतमंदाना और अच्छा किरदार अदा किया है। तो यही तो डिप्लोमेसी होती है और यही विजडम वाली डिप्लोमेसी होती है। इसमें तो कोई, यानी मेरे नहीं ख्याल में कि हमारे साथ, और हम इतनी बड़ी कोई इक़्तिसादी ताकत भी नहीं है कि अमेरिका हमसे उस किस्म का कोई खदशा महसूस करे। एक बात मैं जल्दी से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इशारे दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के साथ तिजारत के, पाकिस्तान से तेल निकालने के और इंडिया को फ़रोख्त करने के, उसका मतलब समझना चाहिए। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो मिलिटेंसी हमें नज़र आ रही है, जो टेररिज्म नज़र आ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बगैर आपके यहाँ ना तिजारत हो सकती है, ना डेवलपमेंट हो सकती है, ना तेल जैसे काम तेल निकाला जा सकता है। ऐसा ही। और फिर अगर इंडिया को आपने फ़रोख्त करना है तेल, जिसका इशारा दिया गया है, लोग इसको तंज कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये तंज है। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया तब्दील हो जाएगा और इंडिया का मुआनदाना रवैया जो है खित्ते में सबके साथ बशमूल पाकिस्तान के, अब वो किरदार उसका नहीं रहेगा और वो एक नेचुरल रियासत के तौर पे डेवलप होगा। इसका मतलब ये है कि मोदी जैसों की इंतहा पसंदाना सियासत अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही है और एक नया
इंडिया जो है वो हम ज़हूर पजीर होता हुआ देख लेंगे, लेकिन मतलब आप एक इसलिए इस डील को, इस मामले को कितना आप चाहिए एक इसका खित्ते के अंदाजा। लिए गेम चेंजर करार दे रहे हैं डॉक्टर साहब, कि ये पूरे खित्ते में हालात और वाक़यात को बदल देगा। तो ये सिर्फ एक पाकिस्तान के साथ शायद डील नहीं है, जितना मैं समझ पाया हूँ आपकी बात को। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।